भारत में आर्यों का स्थान एक जटिल और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विषय है, जो विभिन्न ऐतिहासिक, भाषाई, पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से देखा जाता है। यह प्रश्न कि आर्य बाहरी आक्रमणकारी थे या नहीं, लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हम इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करेंगे। आर्य शब्द का मूल अर्थ, आर्य शब्द मूलतः संस्कृत का है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, सभ्य या आदर्शवादी। ऋग्वेद में आर्य का प्रयोग किसी विशेष जाति या नस्ल के लिए नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक पहचान के रूप में किया गया है। आर्यों का भारत में आगमन, आक्रमण या प्रवास। आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। 19वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि आर्य लोग भारत में बाहरी आक्रमणकारी थे, जो मध्य एशिया या यूरोप से लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास आए। वे घोड़े और रथों पर सवार होकर आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। ऋग्वेद में दस्यु और अनार्य शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिसे कुछ लोग इस संघर्ष का प्रमाण मानते हैं। संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानता, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर था। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति में भौतिक और धार्मिक अंतर। आर्य प्रवासन सिद्धांत, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। वर्तमान में अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि आर्य लोग भारत में आक्रमणकारी की तरह नहीं, बल्कि प्रवासी के रूप में आए। वे धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत में बस गए और यहां की सभ्यता में समाहित हो गए। समर्थन में तर्क। आर्यों और स्थानीय द्रविड़ों के बीच किसी बड़े युद्ध के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। आर्य संस्कृति धीरे धीरे विकसित हुई और समय के साथ भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गई। वैदिक साहित्य में घोड़ों और रथों का उल्लेख मिलता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इनका अभाव है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य बाहर से आए हो सकते हैं। आर्य मूलतः भारत के ही थे। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। कुछ भारतीय विद्वानों जैसे बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और श्रीकांत तालगेरी का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं से अन्य स्थानों पर गए। समर्थन में तर्क। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में किसी बाहरी भूमि का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। भारतीय परंपराओं में सतत विकास देखा जाता है, जो बाहरी आक्रमण के विचार को कमजोर करता है। डीएनए अध्ययन के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या में निरंतरता पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य संस्कृति का संबंध। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक आर्य संस्कृति के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं था, बल्कि दोनों संस्कृतियां धीरे धीरे समाहित हो गई। कुछ शोधों में यह भी बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य ही हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रतीक चिन्ह, मूर्तियां और भाषा के संकेत वैदिक संस्कृति से मिलते हैं। आर्य बाहरी आक्रमणकारी थे या नहीं? यदि हम यूरोपीय इतिहासकारों के पुराने सिद्धांत को देखें, तो आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी माना गया। आधुनिक शोध और भारतीय परंपराओं के अनुसार यह कहना कठिन है कि आर्य आक्रमणकारी थे, बल्कि वे धीरे धीरे इस भूमि में प्रवास कर बसे और स्थानीय संस्कृति में घुल मिल गए। भारत में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं का विकास हुआ, वे सभी आर्यों और स्थानीय जनसंख्या के सामूहिक योगदान का परिणाम है। वर्तमान शोध और प्रमाणों के अनुसार आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि भारत में धीरे धीरे बसने वाले एक समुदाय थे, जिन्होंने यहां की सत्ता को नया स्वरूप दिया। आर्य शब्द को केवल नस्लीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और वैचारिक पहचान के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा। भारतीय समाज एक मिश्रित संस्कृति है, जहां आर्य, द्रविड़ और अन्य समुदायों का योगदान शामिल है। भारतीय आर्यों को हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ने का प्रश्न कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है। पुरातात्विक, भाषाई, सांस्कृतिक और जेनेटिक आधारों पर। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इन पहलुओं की गहराई से जांच करेंगे। क्या भारतीय आर्य हड़प्पा संस्कृति से जुड़े थे? लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से भारतीय आर्यों को हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली जोड़ने का प्रश्न कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है। पुरातात्विक, भाषाई, सांस्कृतिक और जेनेटिक आधारों पर। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इन पहलुओं की गहराई से जांच करेंगे।
क्या भारतीय आर्य हड़प्पा संस्कृति से जुड़े थे? आपने हड़प्पा संस्कृति का उल्लेख किया है, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से इस नाम की कोई प्रसिद्ध सभ्यता ज्ञात नहीं है। संभवतः आप एंड्रोवो संस्कृति, एंड्रोनोवो कल्चर, या बैक्ट्रियन मार्गियाना संस्कृति, बीमैक बैक्ट्रिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, जो मध्य एशिया और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली थी। एंड्रोवो संस्कृति 2200 ईसा पूर्व ये दक्षिणी साइबेरिया और कजाकिस्तान में विकसित हुई थी। इसे कई इतिहासकारों ने वैदिक आर्यों के संभावित मूल निवास क्षेत्र के रूप में देखा है, क्योंकि यहाँ के लोग घोड़े और रथों का उपयोग करते थे। बैक्ट्रियन मार्गियाना संस्कृति 3300 ईसा पूर्व यह ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में विकसित हुई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों ने इस क्षेत्र को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया। यह प्रश्न दो पहलुओं से देखा जाता है, सांस्कृतिक और जेनेटिक। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 to 300 ईसा पूर्व और वैदिक संस्कृति 100 ईसा पूर्व के बाद के बीच कई समानताएं और अंतर हैं। समानताएं: सिंधु घाटी के कुछ प्रतीक चिन्ह, सील इंस्क्रिप्शंस, संस्कृत और वैदिक प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। योग मुद्रा में बैठी मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि योग जैसी परंपराएं वैदिक संस्कृति से पहले भी थीं। नदियों की पूजा, मातृदेवी की उपासना और अग्नि की पवित्रता, ये सब सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति दोनों में देखे गए हैं। अंतर: सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल मंदिर या यज्ञ वेदियों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि वैदिक संस्कृति में यज्ञ का विशेष महत्व था। सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वे संस्कृत से जुड़े थे या किसी अन्य भाषा का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के नगर नियोजन और ईंटों से बने विशाल भवन वैदिक संस्कृति में नहीं मिलते। इन तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्य संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कोई स्पष्ट विरोध नहीं था, बल्कि वे धीरे धीरे एक दूसरे में समाहित हो गए। जेनेटिक अध्ययन: क्या आर्य और सिंधु घाटी के लोग एक ही थे? आधुनिक डीएनए शोध और जेनेटिक अध्ययन से यह समझने की कोशिश की गई है कि क्या भारतीय आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही नस्ल के थे। 1. राखीगढ़ी डीएनए अध्ययन स्टडी। राखीगढ़ी, हरियाणा की खुदाई में मिले मानव कंकालों के जीनोम विश्लेषण में यह पाया गया कि इनका डीएनए भारत में रहने वाले आधुनिक लोगों से मेल खाता है। इसमें स्टेपिक शिप या मध्य एशिया के लोगों का डीएनए मिश्रण नहीं मिला, जिससे यह संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग बाहरी आक्रमणकारियों से प्रभावित नहीं थे। इस अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत में ही विकसित हुए थे और आर्य बाहरी थे या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। अन्य जेनेटिक अध्ययन: भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी मिश्रित है, जिसमें आनुवंशिक सततता देखी गई है। कुछ अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि उत्तर भारतीयों में यूरोप और मध्य एशिया से आए आनुवंशिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन यह किसी आक्रमण का प्रमाण नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुए प्रवासन, ग्रेजुअल माइग्रेशन का संकेत है। क्या भारतीय आर्य बाहरी थे या यहीं के थे? यदि हम जेनेटिक अध्ययन देखें तो आर्यों के बाहरी आक्रमणकारी होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। संस्कृति और परंपराओं की दृष्टि से देखें तो सिंधु घाटी और वैदिक परंपराओं में कुछ अंतर होने के बावजूद वे एक दूसरे से जुड़े प्रतीत होते हैं। पुरातात्विक प्रमाण ये संकेत देते हैं कि भारत की संस्कृति धीरे धीरे विकसित हुई और किसी भी आक्रमण का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। निष्कर्ष: सांस्कृतिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित हुई, लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी थीं। जेनेटिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय मूल के थे और आर्यों के बाहरी होने का कोई ठोस आनुवंशिक प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों का निष्कर्ष: आर्य आक्रमण सिद्धांत अब पुराना हो चुका है और आधुनिक इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते। इसके बजाय धीरे धीरे प्रवासन, ग्रेजुअल माइग्रेशन की संभावना को स्वीकार किया जा रहा है। क्या भारतीय आर्य सिंधु घाटी सभ्यता का ही विस्तार थे?
संभावना अधिक है कि आर्य और सिंधु घाटी के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कोई स्पष्ट आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समावेश हुआ। अंत में भारतीय आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता को विरोधी सभ्यताएं मानने के बजाय उन्हें भारतीय संस्कृति की निरंतरता के दो चरणों के रूप में देखना अधिक तर्कसंगत होगा। आर्यन थ्योरी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आर्यन थ्योरी मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका आधार भाषा विज्ञान और कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों पर रखा गया था। मैक्स मूलर और इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने 19वीं शताब्दी में सुझाव दिया कि आर्य एक विशेष नस्ल नहीं बल्कि एक भाषाई समूह था जिसने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं को जन्म दिया। बाद में यह मत विकसित हुआ कि ये आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रतिस्थापित किया। सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य लोग लगभग 400 ईसा पूर्व भारत आए और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद यहां अपनी संस्कृति स्थापित की। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख आता है, जिससे इसे उत्तर पश्चिमी भारत से जोड़ने की कोशिश की गई। 2. राजनीतिक और औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान इस थ्योरी का उपयोग फूट डालो और राज करो नीति के तहत किया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद और जातिगत विभाजन। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को इस तरह प्रस्तुत किया कि उत्तर भारत के उच्च जाति के हिंदू लोग विदेशी आर्यों के वंशज हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग मूल निवासी। इससे आर्यों और द्रविड़ों के बीच कृत्रिम भेदभाव बढ़ा। जातिगत व्यवस्था और सामाजिक प्रभाव। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस थ्योरी को जाति व्यवस्था के औचित्य के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। आर्यों को श्रेष्ठ और द्रविड़ों को अश्वेत मूल निवासी के रूप में चित्रित किया गया, जिससे नस्लीय भेदभाव को बल मिला। हाथी। आधुनिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक विश्लेषण। वर्तमान में इस थ्योरी को कई वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोधों ने चुनौती दी है। डीएनए अध्ययन और आनुवंशिकी। हाल के माइटोग्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोमल अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय जनसंख्या का अधिकांश आनुवंशिक कोड हजारों वर्षों से स्थिर बना हुआ है। भारतीय लोगों का आनुवंशिक डेटा यूरोप या मध्य एशिया से सीधे जुड़े होने के स्पष्ट प्रमाण नहीं देता। सरस्वती नदी और वैदिक सभ्यता। कुछ विद्वानों का मत है कि वेदों में वर्णित सरस्वती नदी वास्तव में हिमालय से निकली थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय बह रही थी। यदि यह सही है तो इसका अर्थ है कि वेदों की रचना भारत में ही हुई थी और आर्यों के बाहर से आने की संभावना कम है। पुरातात्विक साक्ष्य। सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति के बीच कई समानताएं मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि ये दोनों सभ्यताएं जुड़ी हुई थीं, न कि प्रतिस्थापित। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय परंपराओं में आर्य शब्द का प्रयोग केवल नस्ल के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता, संस्कृति और नैतिकता के संदर्भ में किया गया है। महाभारत और रामायण में आर्य अवधारणा। इन ग्रंथों में आर्य शब्द का अर्थ नैतिकता, सत्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है। द्रविड़ और आर्य विवाद का खंडन। तमिल संगम साहित्य में भी वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि द्रविड़ और वैदिक परंपराएं विरोधी नहीं थीं, बल्कि एकीकृत थीं। आर्यन थ्योरी और आधुनिक राजनीति। आज भी आर्य द्रविड़ विवाद को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रविड़वादी आंदोलन। दक्षिण भारत में कुछ राजनीतिक दलों ने आर्यन बनाम द्रविड़ की अवधारणा को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान आंदोलन से जोड़ा है। हिंदुत्व और राष्ट्रीय विचारस और हिंदुत्ववादी विचारधारा इस थ्योरी को पश्चिमी औपनिवेशिक मानसिकता की साजिश मानती है। उनका दावा है कि भारतीय सभ्यता स्वदेशी है और इसे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा थोपा नहीं गया था। X निष्कर्ष। क्या सही है? आर्यन थ्योरी एक औपनिवेशिक धारणा थी जिसका उद्देश्य भारतीय इतिहास को विभाजित करना था। वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता बाहरी आक्रमण की तुलना में कहीं अधिक पुरानी और स्वदेशी है। आज इस थ्योरी का राजनीतिक और सामाजिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह सिद्धांत पुरानी पड़ चुकी है और वैज्ञानिक आधार पर ज्यादा मान्य नहीं है।
समग्र निष्कर्ष, आर्य कोई नस्ल नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और भाषाई समूह था। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से एक सतत प्रवाह में रही है, न कि बाहरी लोगों द्वारा लाई गई। आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी अब वैज्ञानिक और पुरातात्विक रूप से कमजोर हो चुकी है। इस विषय को राजनीतिक उद्देश्य से भुनाने के बजाय भारतीय इतिहास और संस्कृति को व्यापक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आर्यन थ्योरी को अब पूरी खारिज कर देना चाहिए, या इसमें कुछ ऐतिहासिक